नमस्कार। खबरों के खिलाड़ी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। हफ्ते की बड़ी खबरों पर हम बात करते हैं और दो नाम अभी बड़े चर्चा में आ गए हैं। कहा जा रहा है 2024 की बिसात बीत चुकी है। मुख्य मुकाबला किन किन के बीच में होना है, इसकी तस्वीर कुछ हद तक साफ होती दिखाई दे रही। ये कुछ हद तक क्यों कहा जा रहा है? क्या अब भी इंडिया और एनडीए में कोई कंफ्यूजन हो सकता है? कई दलों को जोड़कर एक बड़ा मोर्चा दिखाने का प्रयास जरूर है, लेकिन इन मोर्चों की चुनौतियां क्या, दोनों ही तरफ से, चाहे एनडीए की तरफ से हो चाहे इंडिया की तरफ से हो, इस नाम को लेकर भी बहुत बातें हो रही हैं। क्या एक मास्टर स्ट्रोक खेला गया है विपक्षी एकजुटता की तरफ से? इस बार यूपीए या किसी अन्य नाम पर विचार न कर इंडिया, और फिर उसके बाद आपने देखा चक दे इंडिया, जीतेगा इंडिया, कई सारे ऐसे टैग्स हैं जो, या पंच लाइन्स हैं जो बहुत तेजी से मिल जाती हैं विपक्ष को, ये एक नैरेटिव बनाने के लिए चुनाव में। तो इसका कितना असर पड़ सकता है, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं और इस पर आप लोगों ने कई सवाल हमारी रिपोर्ट्स पर पूछे हैं, तो इन पर आज बातचीत होगी। खबरों के खिलाड़ी जो मेरे साथ मौजूद हैं उनका परिचय आपसे करवा देता हूं। वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुंजन कपूर एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। गुंजा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ विनोद अग्निहोत्री जी भी मौजूद हैं। विनोद जी वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, टेलीविजन का एक बड़ा जाना पहचाना चेहरा भी हैं और हमारे तो हैं ही सलाहकार और सहयोगी सलाहकार संपादक हैं। अवधेश कुमार जी हैं। अवधेश जी जो हैं वो भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, अपने आलेख लिखते रहते हैं, आप तमाम अखबारों में उनके आलेखों को पढ़ते हैं। और वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी भी मेरे साथ मौजूद हैं जो आज इस मुद्दे पर अपनी बात रखेंगे। शुरुआत में प्रेम जी आपसे ही करना चाहूँगा कि मुझे बताएं, इंडिया बनाम एनडीए ऐसी लड़ाई शुरू हो गई, ये नैरेटिव के लिहाज से या फिर एनडीए के मुकाबले विपक्ष को मजबूत दिखाने के लिहाज से आपको कितना महत्वपूर्ण प्रयोग दिखाई पड़ता है? देखिए प्रवीण जी, महत्व इस बात का है कि कहा जा रहा था कि ये अनहोनी होगी कि विपक्ष जिनके हितों में इतना ज़्यादा टकराव है, जो सीट शेयरिंग आपस में नहीं कर पाएंगे, जो कई स्टेट्स में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, वो एक हो ही नहीं सकते। तो एक अनहोनी होनी में बदली है, ये इसका महत्व है। अब इस पर प्रश्न उठेंगे कि ये आगे बना रहेगा तो कैसे बना रहेगा, किस रूप में बना रहेगा। तो स्थिर भाव तो मैं नहीं मानता कि स्थिर भाव में रहेगा। हो सकता है कि इसमें कल को जेडीएस भी आ जाए, हो सकता है कुछ और दल आ जाए, हो सकता है कि कुछ डिफरेंसेस से कोई चले भी जाए, ये भी संभव है। लेकिन एक छत्र छाया जो है, एक प्लेटफॉर्म जो है विपक्ष के लिए बन गया है। ये पिछले चुनाव में नहीं हुआ था, इस चुनाव में हुआ है। और इस कारण जो बेचैनी अपोनेंट पक्ष को है, यानी सत्ता पक्ष को है, इस बेचैनी को इस बैठक से पहले ही उन्होंने महसूस किया। जिस एनडीए की बैठक लंबे समय तक नहीं हुई, वो एनडीए बना और इस संदेश के साथ बना कि देखो मेरा कुनबा तुमसे भी बड़ा है। वो अलग बात है कि उसमें 23 ऐसे संगठन हैं जिनके पास कोई सांसद ही नहीं है, पार्टी है जिसके पास कोई सांसद ही नहीं है। वास्तव में एनडीए के पास में अब भी वही 12-13 ही पार्टियां हैं और इधर भी ओपोनेंट में भी वो 15-16 ही पार्टियां हैं, बाकी गिनती हैं। लेकिन इसके बावजूद एक जगह इकट्ठा, और तीसरा कोना क्षेत्रीय दलों का है, 11 दलों का जो अलग अलग राज्यों में है और इस दोनों में किसी में नहीं है। तो 3 खेमा अब भी स्पष्ट रूप से है राष्ट्रीय परिदृश्य में और तीनों का महत्व रहेगा। तीसरा खेमा अभी विजिबल नहीं दिख रहा है। उसमें बहुत सारे मसले भी हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव है। अब तेलंगाना में तो केसीआर को कांग्रेस के खिलाफ लड़ना है, मायावती भी अगले विधानसभा चुनाव के बाद अपने पत्ते खोलेंगी, जेडीएस है, जो बहुत सारे दल दिखाई पड़ते हैं। आंध्र प्रदेश की राजनीति में तो चंद्रबाबू नायडू, जगनमोहन रेड्डी दोनों ही चेहरे दिखाई पड़ते हैं। लेकिन अवधेश जी, ये एक वैलिड पॉइंट है कि इंडिया की बैठक हो रही है और ठीक उसी समय पर एनडीए को अपना उससे बड़ा कुनबा दिखाना पड़ रहा है। ये क्या इसी बेंगलुरु की बैठक का इम्पैक्ट था? देखिए, अगर सीधे सीधे देखेंगे तो इम्पैक्ट है, लेकिन कैसा इम्पैक्ट है, कैसा इम्पैक्ट होता है? युद्ध में रणनीति और रण कौशल की सबसे बड़ी भूमिका होती है। प्रेम कुमार जी ने बहुत ही आज अपने स्वभाव के थोड़ा विपरीत इतना संतुलन साधा है और कि सारे अभी तो शुरू हुआ है, सारे प्रश्नों का उत्तर देने की आज पहले बोले हैं ना वो, कुछ पार्टियां जा सकती है, कुछ लेकिन नाम के अनुकूल प्रेम दिखाया है, क्योंकि मैं टीवी पर भी बोलता हूं कि इनका प्रेम कहां कहां जाता है। देखिए, ऐसा है कि जब एक वातावरण बनाया जा रहा हो कि सारे लोग मिलके, हमारी अपने मतभेद हो, हम दुश्मन हो, पहले एक को हटाओ
और उसमें केवल पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो, देश के भी और दुनिया भर के भी, वो एक बड़ा वर्ग जिसको लगता है कि ये सरकार आने के बाद ये हिंदुत्व पर काम हो गया है, ये फासिस्ट सरकार है। बहुत सारे ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट थे बड़े बड़े वर्ल्ड लेवल के एनजीओ के, जिनके साथ समस्याएं पैदा हुई है, और देश भर की वो ताकतें हैं, उसमें मुस्लिम संगठन भी है, बड़े बड़े एनजीओ हैं, एक्टिविस्ट है पुराने। अगर सब इकट्ठे हो रहे हैं लगातार, तो सामने वाले की भी तो कुछ न कुछ उसको रण कौशल करना है। तो पहले रण कौशल तो उसमें दिखाया जो बन रहा था कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐसा वातावरण कि कोई दल उनके साथ आना नहीं चाहता है, एनडीए खत्म हो गया है। तो पटना बैठक के बाद उस विपक्ष के वरिष्ठतम नेता, सबसे ज्यादा उम्र के नेता के घर ही टूटा, और पूरी पार्टी का बहुमत विधायकों और सांसद का तो नहीं, विधायकों का जाके बता, वो एक संकेत था कि जो आप कह रहे हैं वही जमीनी वास्तविकता नहीं है, दूसरी सोच भी है जिनको हम विपक्ष कहते हैं। अब दूसरा यह था कि नरेंद्र मोदी का जो तरीका है काम करने का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभी तक और अमित शाह का है कि वो बचाव नहीं करते हैं। अटैक इज द बेस्ट डिफेंस का होता है कि आक्रमण सबसे बड़ा बचाव है। कोई अगर आक्रमण कर रहा है तो बचाव मत करो, प्रत्याक्रमण करो। नहीं, सवाल तो ये है कि हमला आपको लगता है इतना ताकतवर हमला हुआ, इतना तगड़ा हमला हुआ क्या? नहीं, हुआ क्या है? 38 दल आगे, माने जहां जहां छोटे छोटे थे, लेकिन अब उनको विपक्ष में जाने से, अब विपक्ष का 26 से आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। इन्होंने ऐसा कर दिया कि होगा। दूसरा, क्यों मायावती आ सकती हैं, और जेडीएस तो खैर अब एनडीए का बहुत स्पष्ट हो गया। ऐसा है कि ऐसा तो है नहीं कि अभी बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि जितने लोगों की संभावना थी कि वो अकेले नहीं रह सकते हैं कहीं अभी के हिसाब से, उनको तो। दूसरा, इससे एक मैसेज दे दिया कि हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। ठीक, ये नहीं है कि हमारे लिए कोई विरोधी, हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, और वो उसमें कोई दूसरा भी आ सकता है एक सम्मान दे करके। तो जब युद्ध शुरू होता है ना, तो उसमें कई चीजें, जैसे लोग कहते हैं कि भैया भ्रष्टाचारी, तो अगर भ्रष्टाचार के आरोपी सारे इकट्ठे होकर के और अगर किसी को परास्त करने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो उस समय कोई देखे कि हमको सदाचार रखे, अभी तो युद्ध जीतने का प्रश्न होता है। तो उस नीति से हम अगर देखते हैं तो उसमें बीजेपी की रणनीति या नरेंद्र मोदी की रणनीति बिल्कुल पैरेलल। हालांकि तब भी मैं कहूंगा कि ये 2000, आप पैरेलल बोलो, मैं तो संक्षेप में समझना चाहूंगा, फिर डिटेल में आपके पास आऊंगा कि आपको लगता है विपक्ष की ये रणनीति एक बहुत बढ़िया और बेहतरीन रणनीति दिखाई देती है। नहीं, इतना ही हुआ है कि 2019 में राष्ट्रीय स्तर पर कोई गठबंधन नहीं था। इस बार 2024 में राष्ट्रीय स्तर पर एक गठबंधन होगा। राज्यों में उनके मतभेद होंगे, सीट शेयरिंग नहीं होगी, लेकिन मैसेज रहेगा कि जीतने के बाद हम साथ आ सकते हैं। ये एक डिफरेंस है। ठीक है रामकृपाल जी, मैं ये एक महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि सबके जहन में जो दर्शक देख रहे हैं वो भी बार बार इसी पर आते हैं। हालांकि हमने कई रिपोर्ट्स बनाई, मल्लिकार्जुन खड़गे खुद भाषण में बोल चुके हैं कि सीट शेयरिंग बड़ा मसला नहीं है, 11 लोगों की कमेटी बनाएंगे, 5 लोगों का एक बफर जोन भी बनाया है बड़े बड़े नेताओं को उसमें रखकर। लेकिन आपको लगता है कि सीट शेयरिंग या जो स्थानीय राजनीति के हित हैं वो इतने ज्यादा विरोधी दिखाई पड़ते हैं या इतनी ज्यादा दूरियां दिखाई पड़ती हैं कि कोई कॉम्बिनेशन ना बन पाए, या आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव में तो इस बार इनके पास और कोई चारा नहीं है इसके अलावा? देखिए, मैं कोई भविष्यवाणी करता नहीं हूँ। मैं अगर विश्लेषण करता हूँ जो अब तक की राजनीति में जो कुछ मैंने देखा है, जो कि फैक्चुअली करेक्ट है, मतलब उसमें कोई मत नहीं है, जो हुआ है उसके आधार पर मैं कुछ चीज़ों की एनालिसिस करता हूँ। तो मुझे लगता है, देखिए, कहने के लिए कितना भी आप, जैसे हमारे यहाँ है ना, कृवंतम विश्वमार्यम सर्वे भवन्तु सुखिनः सन्तु सर्वे च सन्तु निरामया, कहने में बड़ा अच्छा लगता है। सुबह सुबह किसी पार्क में जाइए तो लगता है कि जैसे आहा दुनिया। लेकिन रियलिटी क्या है? नाम, और ये जैसे अभी तो जो बना है इंडिया कह लीजिए या एनडीए कह लीजिए, इसके पहले यूपीए था। अगर आप याद कीजिए कि जब जमीन पर जिस दिन वोट पड़ता है, जिस दिन फैसले घड़ी आती है, उस दिन यूपीए या एनडीए नहीं होता। जमीन पर होता है कमल होगा, पंजा होगा, हाथी होगी, साइकिल होगी, सिंपल सी बात है। तो देखिए, ये सब एक अपना, जिसको कहते हैं ना कि एक बना लीजिए इस तरह की हकीकत वो होती है। तो मेरा ये कहना है कि अभी एक अच्छी शुरुआत है। और मैं एक प्रैक्टिकल बात कहता हूँ, इस देश में 2 बार फ्रंट नहीं बना, बल्कि सारे फ्रंट मिलके पार्टी बनाए। एक 77 में,
जब सारी पार्टियां इकट्ठा हुई, जिसमें बीजेपी भी थी, तब भी कांग्रेस के खिलाफ था। और एक 88 में बेंगलोर में करीब करीब बीजेपी को छोड़ के सारी ही पार्टियां एक तरह से इकट्ठा हुई, जनता दल बना। 88 यानी 77 के बाद एग्जैक्टली 11 साल के बाद जी। आज की तारीख में विनोद बता देंगे संख्या, मुझे लगता है 7 या 8 तो जनता दल हैं, है ना? जी जी। और 88 के बाद अगर देखिए आप क्रम, तो कितनी जल्दी वो खत्म हुआ जबकि वो था। इस बार तो आपने एक फ्रंट बनाया है। सिंपल सी बात है, जो ऑफिशियल है, आज़ादी से लेके आज तक 5 साल वही सरकार चल पाई है जिसका मुखिया या तो कांग्रेस का है या बीजेपी का है, इसके अलावा नहीं। 88 में जो प्रयोग हुआ, उसके बाद जानते हैं 4 प्रधानमंत्री हुए 11-11 महीने के। पहले बीपी सिंह, दूसरे देवगौड़ा, वो तीसरा शायद आई.के. गुजराल, चौथे चंद्रशेखर। तो आप बताइए कि 5 साल में ये सब के सब जितने रहे, कोई 1 साल नहीं रहा। तो अतीत का यह है कि जब तक एक पार्टी तब तक चली है। 2004 में कांग्रेस को सिर्फ 143 सीटें मिली थी। पर ये वाला प्रयोग यूपीए एनडीए के ज्यादा करीब नहीं लगता आपको, बजाय हम इंद्र कुमार गुजराल और नहीं, मैं इसी बात पर आ रहा हूँ। उसके लिए जरूरी क्या है, यूपी, इसी पर बात में आ रहा हूँ। किसी एक खंभे को कोई 5 आदमी चला रहे हैं एक गाड़ी को, कोई एक आदमी हो जो ड्राइव करना जानता हो। ड्राइव वही कर सकता है जिसके पास 545 या 43 जितनी भी सीटें हैं, कम से कम एक पार्टी 150 की संख्या तक पहुंचे। 150 की संख्या तक पहुंचने का मादा सिर्फ कांग्रेस में है। क्या कांग्रेस, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, और कांग्रेस को 150 पहुंचने के आज की स्थिति में देखिए 4 ही स्विंग स्टेट हैं, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, अगर दिल्ली और पंजाब को जोड़ ले तो भी आप एक बात कह रहा हूं, ये स्विंग स्टेट हैं। इन स्टेट में करीब करीब 230 से 240 सीटें आती हैं। कांग्रेस अगर 150 के ऊपर जाना चाहती है तो इस 230 में से कम 100 सीटें कांग्रेस को जीतनी है। और अगर विनेबिलिटी फैक्टर आप 50% भी मान लें तो 200 से ऊपर सीटों पर कांग्रेस को लड़ेगी। जी। सवाल ये होता है कि ममता कितनी सीट देंगी, बिहार में कितनी सीट पाएंगे, यूपी में कितनी सीट पाएंगे। महाराष्ट्र की जो हालत है आप देखिए, 6 पार्टियां हो गई हैं, 2 शिवसेना, 2 फलाना एनसीपी, 2 अलग बात है। तो देखिए सारी चीज जब ये स्थिति आएगी, लेकिन एक बात कह रहा हूं, पहली बार इस सम्मेलन में इंडिया में खड़गे ने कहा कि हम प्रधानमंत्री बनने के लिए या सत्ता पाने के लिए नहीं आए। कांग्रेस कभी ये नहीं कहती थी इंदिरा गांधी के ज़माने से कि हम, वो सीधे कहती थी कि हम सत्ता पाने के लिए आए हैं। और मेरा यही बात है कि किसी को हराने के बजाय आप ये कहिए कि हम सरकार बनाएंगे, उसमें इम्प्लाइड है कि दूसरा हार जाएगा। लेकिन आप ये, जैसे कि बीजेपी ने यह नहीं कहा कि हम बाबरी मस्जिद ढहाएंगे, ये नारा नहीं लिया था, मंदिर वहीं बनाएंगे, अच्छे दिन आएंगे। तो आप एक निगेटिव नैरेटिव पर शुरुआत कर रहे हो कि हमें प्रधानमंत्री नहीं बनना है, हमें सरकार नहीं बनानी है, हमको तो मोदी को हटाना है। आज़ादी के बाद से आज तक पहली बार कोई आम चुनाव निगेटिव नैरेटिव पे लड़ा जा रहा है और एब्स्ट्रैक्ट मुद्दों पर। मुद्दे एब्स्ट्रैक्ट हैं, क्या संविधान बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। कन्फ्यूजन है कि लोकतंत्र आज की तारीख में है कि नहीं है। कभी कहते हैं कि लोकतंत्र है, हम लोकतंत्र के लिए डिटेलिंग में आते हैं सर। मैं एक लाइन में जानना चाहूंगा, आपको लग रहा है ये प्रयोग बहुत प्रभावी प्रयोग नहीं है? देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, हमेशा मैं जीत या हार को, सफलता को चीज नहीं मानता। अगर इस प्रोसेस से कांग्रेस रिवाइव होती है तो देश के लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी चीज होगी। अगर कांग्रेस, में कहता हूं सत्ता भले न बना पाए, लेकिन अगर कांग्रेस रिवाइव होती है, एक नेशनल पार्टी के खिलाफ एक नेशनल पार्टी जिसके साथ लोग जुड़े, वरना अगर आप 100 सीट भी नहीं पाते हैं तो ये जो कुनबा आप आज इंडिया देख रहे हैं, ये इतनी जल्दी बिखर जाएगा, जैसे मैंने 88 में कहा ना कि 4 जगह हो जाएंगे। क्योंकि जोड़े रखने के लिए 150 सीट बहुत जरूरी है। एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी चाहिए, ये बात तो खैर सभी कहते हैं। विनोद जी, क्या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी
बनने की वो ताकत कांग्रेस इस गठबंधन के जरिए हासिल कर सकती है? दूसरा, बार बार ये जो स्विंग स्टेट्स हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब और दिल्ली में भी अगर समीकरण आम आदमी पार्टी के साथ ठीक चलते रहते हैं तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर सीट शेयरिंग को सुलझा लिया जाएगा? इस प्रयोग को आप कितना मजबूत प्रयोग मानते हैं और 2024 में कैसी टक्कर देखते हैं एनडीए और इंडिया की? देखिए, मैं जो आपने आखिरी बात कही वहीं से शुरू करता हूँ। मैंने भी अपना जो कॉलम में लिखता हूँ कुरुक्षेत्र, उसमें मैंने लिखा भी है कि इस बार 2024 का चुनाव मोटे मोटे तौर पर बाइपोलर होने जा रहा है, द्विध्रुवीय चुनाव। जो 2019 में नहीं था, 2014 में भी नहीं था। 14 में यूपीए सरकार में था, एनडीए भी था, लेकिन कई दल अलग भी लड़ रहे थे। इस बार 2019 में तो लगभग सब पूरी तरह से विपक्ष बिखरा हुआ था और एनडीए के भी कुछ सहयोगी निकल गए। चंद्रबाबू नायडू जो है अलग हो गए थे उससे। तो ऐसे में इस बार एक मोटे मोटे तौर पर एनडीए वर्सेस इंडिया, जो INDIA जो गठबंधन है, इसके बीच में होना तय है। और जैसा प्रेम जी ने कहा कि कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है, कोई इधर चला जाए, कोई उधर चला जाए। अभी 4-5 महीने हैं, 6 महीने लोकसभा चुनाव में, या 8 महीने मान लीजिए। विधानसभा चुनाव दिसंबर में होंगे, उनके नतीजों के बाद फिर थोड़ा सा केमिस्ट्री इधर से उधर हो सकती है किसी भी तरफ। ये तो ये मोटे मोटे तौर पर दो पोल्स के बीच में चुनाव है। अब आपकी बात ये कि चुनौतियां जो हैं, चुनौतियां तो हैं और चुनौतियां दोनों तरफ हैं, एनडीए में भी है और INDI में भी है। फर्क दोनों गठबंधनों का एक फर्क समझिए। एनडीए गठबंधन जो है वो एक नेता आधारित गठबंधन है। वहाँ मोदी जी हैं, बाकी सब उसके बाद उनके जैसे सूर्य के आसपास वो घूमते हैं ना, उस रोशनी लेने वाले, तो वहाँ सब को रोशनी और ताकत मोदी जी से ही मिलनी है। इसलिए एनडीए की जो बैठक हुई, वो बैठक नहीं थी, वो संबोधन था। वहाँ मोदी जी बोले, बाकी तो कोई बोला नहीं, उन्हीं का भाषण आया। बेंगलोर की जो बैठक थी वो बैठक थी जहाँ सब बोले, क्योंकि उसमें सब नेता हैं, हर एक की अपनी अपनी क्षेत्र में हैसियत है, ताकत है, सबका एक अपना राजनीतिक वजूद है। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, लालू यादव, जितने स्टालिन, जो भी वहाँ इकट्ठा हुए, मोटे तौर पर जो 15-16 जो वहाँ, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, बाकी जो बाद में जुड़े वो अपने अपने अंचलों के नेता हैं, उसमें भी है। अब वाइको भी नेता हैं, भले वो तमिलनाडु ना हो, लेकिन वो राष्ट्रीय नेता तो हैं, अंतर्राष्ट्रीय भी हो जाते हैं कभी कभी, जब उनके तार जो है श्रीलंका से जुड़ जाते थे। तो वहाँ नेताओं का एक बड़ा जमघट है, यहाँ एक नेता के इर्द गिर्द पूरा संगठन है। इसलिए सब चुनौतियों को सुलझाने में एनडीए में दिक्कत आएगी, लेकिन कम दिक्कत आएगी। कम दिक्कत इसलिए आएगी कि मान लीजिए चिराग पासवान और पारस के बीच में झगड़ा है, तो अगर एक बार बुला करके मोदी जी तो खैर इस पड़चड़े में पड़ेंगे नहीं कि वो पारस और चिराग पासवान की पंचायत करें, अमित शाह उसके लिए अधिकृत भी है और काफ़ी हैं। तो एक बार अगर सख्ती से वो कह देंगे जिससे भी, तो उसको मानना पड़ेगा अगर एनडीए में रहना है तो। क्योंकि गरज वहाँ अभी भले बीजेपी को लगा हो कि मुझे कुनबा बड़ा दिखाना है तो 38 लोगों को जोड़ लिया, लेकिन चुनाव के टाइम गरज इनकी होगी। जो ये सीट शेयरिंग यहाँ भी समस्या का विषय रहेगा। नहीं रहेगा, विषय तो रहेगा। एक चीज में आपके जवाब से एक प्रश्न उठता है, एक आदमी को सुनने के लिए अगर सारे घटक दल बैठे तो ऐसा गठबंधन मजबूत है, या जहां पर कोई बोल रहा है, कोई रूट कर भी चला जा रहा है और सबको बोलना है और सबकी अपनी अपनी इच्छाएं, वो मजबूत गठबंधन है? फिर दोनों बातें हैं, दोनों गठबंधनों की अपनी विशेषताएं, अपनी चुनौतियां हैं, अपने चैलेंजेस हैं। वही मैं कह रहा हूँ। मैं ये जो कह रहा था कि जो बात आपने बीच में काट दी कि वहाँ समस्या आएगी, तो समस्या देर से देर निपटारा हो जाएगा। अगर एनडीए में रहना है पशुपति पारस को, चिराग पासवान को, तो उनको बीजेपी का डिक्टेट मानना होगा कि इतनी सीटें आपको दी जाएंगी, अब लड़ो। वहाँ क्या है, इंडिया में कंसीड करना पड़ेगा एक दूसरे को कि भाई आप इतनी सीटें छोड़िए, वो जो वहाँ पंचायत हो वहाँ ज़्यादा रस्साकशी होगी। लेकिन जब आप बात करते हैं मजबूती की, तो मजबूती आप कैसे देखेंगे? मजबूती जो है, अगर आप संख्या बल के हिसाब से देखें, सांसदों की संख्या के हिसाब से, तो 303 सांसद अकेले बीजेपी के और टोटल 328 एनडीए के खाते में हैं। 143 सांसद जो हैं इंडिया के खाते में हैं। तो सांसद के संख्या बल से एनडीए बहुत आगे है 2019 के पैरामीटर पर। लेकिन वोट की दृष्टि से देखें तो 22 करोड़ वोट बीजेपी का है और उनके जो सहयोगी हैं उनका वोट 2 करोड़ है के लगभग, वो 24 करोड़ होता है जाके। यहाँ 12 करोड़ के आसपास वोट कांग्रेस का है
और 13 करोड़ वोट जो सहयोगियों का है, ये मिला के 25 करोड़ हो जाता ये है। बड़ा दिलचस्प आपका आंकड़ा है। हाँ, फैक्ट्स है। तो वोट की दृष्टि से फिर नेक टू नेक हो जाता है मामला। ये तो ये ताकत की जो आपने बात की, कौन ज़्यादा ताकतवर है, ये एक तो ये इसकी रियलिटी है। दूसरी बात ये है कि एनडीए के घटक दल जो है वो सत्ता में भागीदारी की वजह से चुंबक के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनको लगता है बीजेपी के साथ जुड़ के हमें सत्ता की गारंटी। विचारधारा कुछ नहीं। ओम प्रकाश राजभरी क्या विचारधारा है, जीतन राम मांझी क्या विचारधारा, कभी इधर नाव ले गए कभी उधर ले गए, अपनी मांझी जो है हर धारा में नाव चलाते हैं वो। तो वो नहीं है सवाल, ये सत्ता की गारंटी कहाँ उनको दिख रही है, उनको सत्ता गारंटी यहाँ दिख रही है। इधर क्या है, इधर सर्वाइवल का सवाल है। इधर सर्वाइवल का सवाल है कि अगर हम 2024 में नहीं कुछ कर पाए तो हमारा अस्तित्व ही मिट सकता है। तो कई बार क्या होता है, जो सर्वाइवल का मामला होता है, जैसे कहते हैं ना, नदी जब पार कर रहे हो तो बेटा हाथ अगर पिता का पकड़े हुए हो तो छूटने का डर रहता है, लेकिन पिता हाथ पकड़े है तो हाथ नहीं छूटता है। इसलिए जो है ये एक फैक्टर इधर भी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर विनोद जी बातचीत को लाए हैं। गुंजा जी ये बताएं आप कि आपको लगता है कि ये लड़ाई या विपक्ष की ये तैयारी वो वाला सर्वाइवल फैक्टर दिखाती है कि अब बस आखिरी लड़ाई लड़ना है, पूरा जोर मार देना है, और क्या उतनी ताकत के साथ काम किया जाए? पहले तो थैंक यू सो मच, आपने इतने वरिष्ठ लोगों के साथ आपने सारे नोट्स भी बना लिए, तो मुझे लगता है बड़ा डिटेल्ड सबके ऊपर आपकी टिप्पणी मिलने वाली है। नहीं तो आई थिंक पहली बात तो मेरे हिसाब से INDIA, मैं इंडिया नहीं बोलूंगी क्योंकि कोई भी आई थिंक कोई समूह जो है वो इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, बड़ा उसको एब्रीविएशन बनाने के लिए भी बड़ा भारी नाम रखा गया है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई समूह जो है, भले ही हमने सुना है, हमने पढ़ा है, कहते थे इंदिरा इज इंडिया, नहीं, इज मोदी इंडिया, नो, आई डोंट थिंक कोई एक व्यक्ति विशेष, कोई विचारधारा, कोई समूह जो है वो भारत को रिप्रेजेंट कर सकता है, उसका प्रतिनिधित्व कर सकता है। और दूसरी बात, हम पहले अपना सोच बनाते हैं और फिर एक्रोनिम बनाते हैं। यहाँ पे एक फोर्स फिट रखता है कि हमने पहले बोला इंडिया और फिर हमने उसमें अगर उनके मतलब डाल दिए। तीसरी चीज जो विनोद सर ने कही कि ये सर्वाइवल की बात है। देखिए 10 साल हो गए हैं कि कोई भी इस टाइप की अलायंस नहीं आई है। वो वोटर जो आज पहली बार वोट दे रहा है वो उस समय 8 साल का होगा, उसने 10 साल तक एक स्टेबल गवर्नमेंट देखी है। वो व्यक्ति जो 50 साल का था एंड करप्शन और पॉलिसी पैरालिसिस से त्रस्त हो चुका था, हर ट्रैफिक सिग्नल पे नोट दे रहा था, अपने गुजरे हुए पिताजी की भी जो बची हुई पेंशन थी उसके लिए भी वो अंडर टेबल मनी दे के सब क्लियर करवा रहा था, उसने भी 10 साल की स्टेबिलिटी देखी है। करप्शन ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया, लेकिन एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है। उसके वर्सेस आज जब 10 साल के बाद जब हम ये एक समूह देखते हैं, हमें इसमें क्या मतलब दिखता है? बिकॉज हमें जब हम अखिलेश यादव को देखते हैं, खड़गे को देखते हैं, स्टालिन को देखते हैं, इन सबको देखते हैं, दे आर स्पेंट फोर्स, जो हम हिंदी में कहते हैं ना, दगे हुए कारतूस। आज एक वो मेंटालिटी आ चुकी है। उम्मीद नहीं दिखा पा रहा है मुझे ये INDIA, क्योंकि पहला चीज इनमें बहुत विरोधाभास है। जिस दिन ये मीटिंग हुई उस दिन क्या विरोधाभास नहीं होते तो ये एक पार्टी होते, ये एक अलायंस क्यों होते? नहीं, क्यों आप सर्वाइवल की बात कर रहे हैं? क्या ममता बनर्जी का जो कार्डर है वो इतना डेस्परेट है सर्वाइवल के लिए? अगर होता तो जिस दिन ये बैठक हुई है, ये जाना ही बताता ना इसकी कामयाबी। क्या आपको इससे नहीं लगती कि ये पटना में भी गए, बेंगलुरु में भी गए हैं, और बेशक इनकी दूरियां जो है, ये जाते हैं, जब राज्य में जाते हैं तो बयानबाजी भी करते हैं। अधीर रंजन उधर बोल रहे थे, ममता बनर्जी इधर बोल रही थी पटना की बैठक के बाद, लेकिन फिर भी एक मंच पर आ रहे हैं। सीट शेयरिंग होती तो आपको लगता, चलिए इसको ऐसे देखते हैं कि आपको लगता है अगर सीट शेयरिंग पर बात बन गई तो चुनौती पेश आ जाएगी? नहीं, सीट शेयरिंग पे बात बन भी जाएगी। मैं वोटर हूं, इवेंचुअल भारत भाग्य विधाता वोटर है, और वोटर को नहीं लगता कि आज एक हाथी का सिंबल है, और भले ही वो भाजपा का वोटर ना हो, वो किसी और का वोटर होगा, वो कहेगा नहीं यार, मैं तो साइकिल को देता आया हूं, मैं हाथी को नहीं दूंगा, चलो मैं देता ही नहीं हूं वोट। क्या आप कन्विंस कर पाएंगे कि साइकिल की जगह अगर हाथी होगा तो आप उसका बटन दबाएंगे? क्या आप एक कंसोलिडेटेड नैरेटिव बना पाएंगे? मेरे हिसाब से वो बहुत बड़ी चुनौती होगी फॉर 3 रीजंस। पहला चीज, हमने देखा है कि 10 साल में कई स्टेट इलेक्शंस हुए हैं, और जब भी स्टेट इलेक्शन हुआ है, अभी जब बिहार का इलेक्शन हुआ था तब भी RJD के एक नेता ने कहा था कि बहुत बड़ी गलती हो गई, कांग्रेस के साथ गठबंधन करके उनकी वजह से हम चुनाव हार गए।
पिछले चुनाव में जब मायावती और अखिलेश यादव का था, तब मायावती ने कहा था हमारी और सीटें आ जाती अगर हम अखिलेश के साथ गठबंधन ना करते, और ये लोकसभा की बात है। तो ऐसा नहीं है कि लोकसभा और जब विधानसभा आप में बोल रही है गुंजा, तो मेरे मन में बहुत सवाल आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ आप कुछ बात कंप्लीट करें, मैं इधर प्रेम कुमार जी को भी फिर कंटिन्यू। और तीसरा चीज, आज बहुत एक हाई मॉरल ग्राउंड ये लोग ले लेते हैं, जो पूरा ये जो INDIA बना हुआ है कि नहीं नहीं हम तो भारत को बचाने के लिए आए हैं। भारत को किसी को बचाने की आवश्यकता नहीं है। भारत का नागरिक है, टैक्स पेयर है, वो भारत को चला रहा है, नेता नहीं चला रहे हैं भारत को। जो पॉलिसीज बनती हैं वो IAS ऑफिसर्स कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। आई डोंट थिंक नेता का इतना बड़ा रोल है इस देश को चलाने में। हम चलाते हैं, हम टैक्स पेयर हैं, हमारे टैक्स पे देश चलता है और हम वोट देते हैं और हमारे वोट पे सत्ता बनती है। तो आप ये कहिए कि नहीं हम देश को बचाएंगे, देश बचा हुआ है। ठीक है, बहुत सारे सवाल मेरे जहन में आए, लेकिन प्रेम कुमार जी आपने अभी सुना, सभी लोगों को सुना है। एक बात यह है कि बार बार ले देकर घूम फिर कर बात इस पर आती है कि बहुत विरोधाभास है, सीटों का बंटवारा करना बड़ा मुश्किल होगा। ममता बनर्जी कांग्रेस की दूरियां सबको पता है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच की दूरियां सबको पता है, इसीलिए बड़ा बेमेल गठबंधन दिखता है। फिर भी इसमें पॉसिबिलिटीज आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसको इस रूप में देखा जाए कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के पास 303 सीटें हैं और लगभग 240-42 तो ऐसे हैं जो 50% से ज़्यादा वोट उनको मिले हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग उनके पास ये है। लेकिन 80 सीटें ऐसी हैं जिसमें कि ओपोनेंट और बीजेपी के सांसद के बीच वोट का डिफरेंस 5% वोट है या उससे कम है। तो ये जो 80 सीटें हैं, यही बीजेपी के लिए चैलेंज है कि 2.5% वोट बाइपोलर इलेक्शन में उधर से इधर से उधर होना है। इतने में सत्ता से बाहर इतना बड़ा फर्क आ सकता है। ये इस गठबंधन का महत्व है कि 80 सीटें जहां 5% या उससे कम का डिफरेंस है बीजेपी सांसद और प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों के बीच, उसको कैसे बचाया जाए। अगर ये चिंता नहीं होती तो एनडीए को इतनी बड़ी बैठक बुलाने और कुनबा दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो अब इस बात को इंडिया भी महसूस कर रहा है, और इंडिया मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जनता का जब यही गठबंधन जीत करके जब सत्ता में आएगा, तब इंडिया बोलना सबको अच्छा लगने लगेगा कि इंडिया को यही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये महसूस होने लगेगा। तो उसी भाव से इसका नाम भी रखा गया है इंडिया। तो जब रिप्रेजेंटेशन आएगा तो इंडिया को यही रिप्रेजेंट कर रहा होगा। आइडिया ऑफ इंडिया राहुल गांधी ने बढ़िया से डिफाइन किया है। मुझे याद आता है कि 2014 का चुनाव तो खैर बहुत जबरदस्त तरीके से, 2019 के चुनाव के पहले भी जो माहौल बना था उसमें इस लहर की कोई आशंका विपक्ष को दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही थी, जो नतीजों में दिखाई दी कि 300 के आंकड़े के पार बीजेपी चली गई। आपको ऐसा लग रहा है ये सारी चीजें तब है जब मुकाबला बराबरी का हो और प्रधानमंत्री मोदी का वो जो जादू है वो कम हो गया हो? इस बात की गारंटी कैसे ले लेगा विपक्ष? देखिए, आप सही कहते हैं, जनता का मूड तो समय समय पर लोग नहीं भाप सके हैं। फील गुड के समय किसने माना था कि देश में फील गुड नहीं है? सबने माना था कि फील गुड है। जनता ने बताया कि फील बैड है, उसने साबित किया। इंडिया शाइनिंग भी नहीं माना। हाँ, नहीं माना था। तो ये चीजें हैं, हुई हैं। 84 में जी। देश के राष्ट्रीय अखबार ने कांग्रेस की हार की भविष्यवाणी कर दी थी, रामपाल जी बैठे हुए हैं, और उसके बाद फिर लिखित माफी भी मांगी थी पहले पेज पे नतीजों के बाद। तो कई बार नहीं भाप पाते हैं लोग। तो निश्चित रूप से जनता अपना एक फैसला देती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और लगातार युवा मतदाताओं की संख्या बढ़ी है, और युवा मतदाताओं को जो स्ट्रेटेजी के तहत अपने साथ जोड़ पाता है उसको सफलता मिलती है, उसकी स्ट्राइक रेट ज़्यादा होती है। और एक बात और कि युवा मतदाता जब जिक्र किया तो मैं ये एक बात बोलना ज़रूरी है कि 18 से 25 के बीच में जो युवा मतदाता होते हैं, ये लोग सरकार के जो बनाते हैं उस सरकार की नाकामी के लिए जिम्मेदार हो ठहराए जाते हैं कि आप ही ने तो हमें वोट दिया, हम ही जिताया। 30 करोड़ मतदाता है 18 से 25 के बीच में, और ये मतदाता जो है वोट चुनाव लड़ने का अधिकार ही नहीं रखते। भाई हम वोट देंगे लेकिन इलेक्शन नहीं लड़ सकते। हमें लगता है कि इंडिया को ये वादा करना चाहिए, या एनडीए को भी, कि अगली बार हम सत्ता में आएंगे तो 18 साल का व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है। ये नारा अगर दे करके आते हैं, युवाओं को जोड़ते हैं, ये कौन सी बात है भाई? हम वोट देने के लायक हैं लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है। हम सरकार चुन सकते हैं लेकिन सरकार चला नहीं सकते। ये युवाओं को अगर एड्रेस करने का मंत्र सीख लिया, मैं एक क्लू दे रहा हूं विपक्ष के लिए भी और सत्ता पक्ष के लिए, तो फिर ये बड़ी बात होगी।
वाह। चलिए खैर इस पर तो एक अलग से डिबेट हो सकती है, विषयांतर हो जाएगा अभी इस विषय पर चले गए तो। लेकिन अवधेश जी, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि चेहरा और ये सारी बातें या जो नैरेटिव बनाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं एक चिंता को तो बताता है, और ये बताता है कि यहाँ की तैयारियों को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है, इतना तो कहा जा सकता है। और नजरअंदाज तभी नहीं किया जाता जब लगे कि अपोनेंट की तैयारी बहुत तगड़ी हो रही है। ये सब लोगों का इकट्ठा होना और कर्नाटक और हिमाचल के नतीजे आ जाना, महाराष्ट्र में जो प्रयास करने पड़ रहे हैं वो प्रयास दिखाते हैं कि इस बार वैसा नहीं कि बिल्कुल पूरा पूरा जादू चल रहा है। देखिए ऐसा है, युद्ध का एक और नियम है कि विरोधी को कभी कमजोर नहीं आंकना चाहिए, और विरोधी की कमजोरियों की ओर नहीं, उसकी जो ताकत है, मजबूती है, उसको देख के अपनी तैयारी करनी चाहिए। अवधेश जी कभी प्रेम जी को कमजोर नहीं आते। तो इसलिए जो है कभी भी उसको कमजोरी तो जो बात होगी हमेशा उस पर ध्यान रखना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए, जैसे उन्होंने, मेरा सुझाव यह है कि आप विपक्ष को, चलो टेलीविजन में तो जरूर आप उपहास उड़ाइए, लेकिन उसकी जो शक्ति है, अंतः शक्ति है, उसको जरूर देखिए। मतलब इतना तो तय है ना कि सब साथ मिलके बैठे, वो उनके बीच नहीं हो तो है ना वही टेलीविजन चैनल, मतलब कहीं भी जो हम डिबेट करते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि जैसे हमारे विनोद जी हैं, हमारे प्रेम जी हैं, जो एक अपने बोलने में जो एक सर्टेनिटी दिखती थी, एक निश्चिंतता दिखती थी, इट हैज टू बी, उसमें आज जो है जरा सा ये हो जाएगा आ रहा है। तो ये जो है, मैं तो कभी भविष्यवाणी नहीं करता, तो इसलिए ये भी माइट भी जो ये आ रहा है ना, ये दिखाता है। आपको क्या लग रहा है अभी इस बार 300 पार वाली बीजेपी और 44 पर रहने वाली कांग्रेस दिख रही है? आपको लग रहा है इसमें बदलाव आया है? इस बात की सर्टेनिटी? देखिए ऐसा है कि मैं आंकड़ों में जा करके मैं आपको या किसी को ये अवसर नहीं दे सकता हूं कि कुछ थोड़ा बहुत बाएं दाएं हो गया तो मैं उसमें बड़ा, लेकिन मैं देखिए इनमें भी कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे लिए तो कह दिया इन्होंने, लेकिन ये भी दाएं बाएं कर रहे हैं। निश्चिंतता। हालांकि मैंने कभी किसी पार्टी की भविष्यवाणी कभी किसी चुनाव में नहीं की, मेरे तो संपादक रहे रामपाल जी, मेरा स्वभाव ही नहीं है कि कौन जीते कौन हारेगा। ये मैंने कहा भी नहीं, मुझे आपके समझ पर कोई संदेह नहीं है। मैं तथ्य रखता हूं कि ये तथ्य इधर है, ये तथ्य इधर है। नहीं, मैंने आपके समझ सर्टेन किस चीज के लिए वो बताएं, और पत्रकार कैसे हम सर्टेन रखा नहीं, सर्टेन हो सकते हैं, थोड़ा समय आने पर सर्टेन हो सकते हैं, जरा दोनों तरफ की तैयारी देखने के बाद आएगा समय, वो सर्टेन भी हो सकते हैं। देखिए इस समय देश के सामने 2 हो गया, हालांकि विनोद जी कह रहे हैं कि मतलब 3 हो सकता है, लेकिन मुझे तीसरे का 3 नहीं कहा मैंने। अच्छा इन्होंने कहा, मैं तो बाइपोलर कहा ही मैंने, क्योंकि मुझे तीसरे की संभावना नहीं दिखती है। देश में अगर विपक्षी एकता है, मान लीजिए, पहली बात तो यही आती है, तो उसमें आप तेलंगाना की जो सत्तारूढ़ पार्टी है, जो आंध्र प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी, और जहां की कांग्रेस आंध्र प्रदेश में तो है नहीं, अब तेलंगाना में है थोड़ा, जहां की मतलब उड़ीसा की जो सत्तारूढ़ पार्टी है, और वहां भी कांग्रेस लगभग बीजेपी और उसके बीच लड़ाई है। तो 3 बड़े राज्य अगर उसमें नहीं है जिन्होंने अपने अपने यहां लोकप्रियता दिखाई है, तो ये भी एक देश का संदेश है कि उनको अगर जमीनी धरातल दिखती कि नरेंद्र मोदी को पराजित करने के लिए हमको विपक्षी खेमा में जाना आवश्यक है, या अपनी जीत के लिए भी इन्हीं लोगों का साथ चाहिए, तो वो भी एक संकेत इसको मिलता है। ये संकेत को कभी नहीं भूलिए। ये जो तीनों है उसमें अगर हम तेलंगाना को छोड़ दे, हालांकि उनका चंद्रशेखर राव का बीजेपी से मतभेद बाद में हुआ, 370 तक तो उन्होंने साथ दिया था हर चीज पर। ये दोनों जो है हमेशा जीत और हार जो भी हो, लेकिन लगभग सरकार तेलंगाना में भी विधानसभा चुनाव है, उसके पहले वो कोई डिसीजन लेंगे तो बड़ा मुश्किल लग रहा है राज्य की राजनीति। तो ये जो इस समय एक है कि विपक्ष जो आ रहा है उसके पीछे ये है कि अगर हम साथ नहीं रहेंगे, जैसा इन्होंने कहा, तो हम मोदी को हटा नहीं सकेंगे फटाफट। और एनडीए में ये है कि अगर मोदी के साथ नहीं रहेंगे जो लोग आ रहे हैं, तो हमारी जीत नहीं होगी। इसलिए मोदी के साथ हम जा रहे हैं। मणिपुर बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, मैं उस पर बातचीत करना चाहूंगा आज पूरा समय बचाकर, लेकिन रामकृपाल जी इस मुद्दे पर आ पाए। मैं इसी मुद्दे पर जी कुछ बातें, हो सकता है थोड़ा समय चाहिए मुझको। जब हम लोग कहते हैं नेता मिल गए हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि वोटर भी उनके साथ आ गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा सीटों वाला प्रदेश है, 80 सीटें हैं। पिछली बार जो प्रयोग हुआ था
उससे बड़ा प्रयोग तो इस बार चाहे इंडिया रख लें, कुछ भी रख लें, उससे बड़ा प्रयोग तो नहीं हो सकता। एसपी बीएसपी मिल गए थे, यानी पिछड़े और दलितों का। लेकिन हुआ क्या कि नेताओं के मिलने से वोटर नहीं मिलता है, क्योंकि वोटर जमीन पर संघर्ष करता है। और उनके जो बेसिकली, जिसको हम लोग कहते हैं कि जो जमीनी स्तर पे उनके जो बेसिक कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, नेता तो शादी ब्याह में चले जाएंगे अपने, कांग्रेस वाले बीजेपी के यहाँ चले जाएंगे, बीजेपी वाले कांग्रेस के यहाँ जाते हैं। कार्यकर्ताओं को जा करके देखे उस लेवल पर, नतीजा क्या हुआ? न तो अखिलेश अपना वोट मायावती को ट्रांसफर कर पाए, न मायावती अपना वोट इनको ट्रांसफर कर पाए। और मजे की बात देखें, जो विनोद जी कह रहे थे परसेंटेज वाइज, आजमगढ़ से अखिलेश जी जीत गए थे, तो जितना वोट बीजेपी को मिला था हारने के बावजूद, बाई इलेक्शन में बीजेपी को उससे कम वोट मिला। हाँ, गुड्डू जमाली की वजह से 2.5 लाख 3 नहीं, बता रहा हूं, बीजेपी जीत गई। आपको याद होगा ट्रंप को कम वोट मिला था हिलेरी से, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ही बने। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो हमारे यहाँ है वो बिल्कुल डिफरेंट है। दूसरी बात, एक बात मत भूलिए, सारी रीजनल पार्टीज, कश्मीर से बंगाल से लेकर के कन्याकुमारी तक जितनी रीजनल पार्टीज आई हैं, ये सब कांग्रेस को अपने राज्य से धकिया करके आई हैं। और आज की तारीख में जैसे मान लीजिए कि ताज मानसिंह या ताज होटल है, एक होटल है, उसकी एक लॉबी है। सारी रीजनल पार्टी उस तरह की हैं कि अपने अपने कमरे में, एक एक कमरा उनको अलाट है। नीचे एक आदमी खड़ा होकर के चिल्ला रहा है कि भाई हिम्मत है तो मुकाबला आ जाओ। वो सब अपने कमरे में इस दुविधा में हैं कि हम अगर नीचे उतरेंगे तो कहीं ये कमरा भी नहीं चला जाए। यानी राज्यों को, उनको सब पता है कि केंद्र में भले उनका एक मंत्री बन जाए, लेकिन अगर उनके राज्य में दोबारा से कांग्रेस आ गई, और देखिए कर्नाटक ने एक बात बता दी है कि जो माइनॉरिटी बाबरी के बाद कांग्रेस को छोड़ करके रीजनल पार्टियों के साथ चली गई थी, वो पहली बार फिर कांग्रेस की तरफ लौटी है। तो ये जो माइनॉरिटी वोट है, कोई कह नहीं रहा है, अंदर से सबको ये खटका है कि अगर मेरा ये हिस्सा चला गया कांग्रेस की तरफ तो मेरा क्या होगा। 400 से ज्यादा सीटों पर एक उम्मीदवार उतारने की का फॉर्मूला तो यही है ना कि इस बात की टसल ना रहे। देखिए है ना, मैं तो कह रहा हूं कि हर आदमी मरने के बाद स्वर्गवासी होता है। लिखा जाता है ना कि रंगा बिल्ला को भी आप लिखते हैं स्वर्गीय रंगा जी। सवाल इस बात का है तो हम कल्पना कर रहे हैं ना। मैं जो बात कह रहा हूं प्रैक्टिकल ये है कि ये असंभव है। आज मैं इस बात को कह रहा हूं, लिख लीजिए इस बात को। आपने भविष्यवाणी कर दी। नहीं देखिए, बी प्रैक्टिकल। अगर किसी को गलत फहमी है इस बात की कि ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अखिलेश और वहां पे क्या है कि जो भी है, यानी तीनों स्टेट में, यूपी में, बंगाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, आपको क्या लगता है 200 सीट कांग्रेस लड़ने जा रही है? जो दिवा स्वप्न देख रहे हो वो देखें। अगर ये होता है तो मैं मान लूंगा कि मेरी सारी एनालिसिस गलत रही है। लेकिन मैं बता दूं, कोई रीजनल पार्टी के लिए जितनी खतरनाक बीजेपी है उससे ज़्यादा खतरनाक कांग्रेस है, क्योंकि वो बीजेपी को हटा करके नहीं आई है। वो बीजेपी को केंद्र से हटाना चाहती है, लेकिन जिसको हटा करके ये पार्टी आई है वो कांग्रेस है। ममता बनर्जी, लेकिन आज मुकाबला ममता बनर्जी का बीजेपी से मुकाबला बंगाल में सेकंड पार्टी हो गई, बंगाल में पार्टी और बीजेपी लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस तो कहीं दिखती नहीं है। यही बात तो कह रहा हूं ना। तो जो 150 सीट वाला है उसको कहाँ गुंजाइश है? बंगाल में नहीं है। बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी खुद नीतीश कुमार हैं, जो संयोजक बन रहे थे। सुना आजकल मुंह फुला के चले आए हैं, पूछा भी नहीं जा रहा है। और पहले ये था, नीतीश को लगता था कि कहीं मामला ये न हो जाए। नतीजा क्या हुआ? कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया। फिर से वही स्थिति हो रही, कांग्रेस की छतरी के नीचे खड़े हो। अब दिक्कत ये है, तो मेजबानी की बात है। मुंबई में होगा तो मुझे लगता है उद्धव ठाकरे का बड़ी जज्बा देखने को। हालांकि मेरे मन में बहुत सवाल आ रहे हैं जो सारी बातें जो बातें आप कह रहे हैं या हम लोग कह रहे हैं, वो सब सारी फ्यूचर टेंस की हैं। पत्रकार अगर भविष्य
पत्रकार अगर कोई खबर, एक मेरे पत्रकार तो से, वर्तमान में तो मल्लिकार्जुन खड़गे के स्टेटमेंट को मान लो कि हम सब लोग साथ में हैं, केजरीवाल को मान लो, ममता बनर्जी को मान लो, 11 लोगों की कमेटी बनेगी, सीट शेयरिंग में कोई समस्या नहीं है, सीट शेयरिंग कर ली जाएगी, ये वर्तमान है, ये एक सीधी सीधी रिपोर्ट है जो वो कह रहा है। देखिए मैं बताऊं, अब जो भी कुछ हम कहेंगे वो भविष्य कहेंगे। देखिए तमाम समारोहों में जब देखिए सारी पार्टियां मिलती हैं तो बड़े बहुत प्यार से गले मिलते हैं, उतने प्यार से वहाँ मिलने से। मैं एक बात और बता दूं, जो भी कहा जा रहा था कि बीजेपी बहुत बौखलाई हुई, 36 पार्टियां क्यों आ रही हैं, तो मैं एक चीज़ बता दूं, नाम नहीं लूँगा, जिस अखबार में मैं काम कर रहा था उसके एक मालिक ने एक बार बताया कि प्रतिद्वंदी के प्रति क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो विज्ञापन के लिए उन्होंने बोला, देखो जैसे अगर एक कोई आ रहा है सेठ विज्ञापन देने के लिए और तुम्हें पता है उसके पॉकेट में 100 रुपए हैं, तो सारा निकाल लो, उतना ही छोड़ो कि ताकि रिक्शा पकड़ के घर चला जाए। अगर ज्यादा छोड़ दोगे तो वो फिर बगल में चला जाएगा दूसरे अखबार में। तो बीजेपी जो काम करती है ना, ऐसा नहीं है कि वो ताकतवर तो है, नंबर 1 है, लेकिन ये जो चीजें होती है, हर कोई पार्टी ज्यादा से ज्यादा जो ज्यादा मुनाफा कमाता है जाने का वो पैसा छोड़ा, बस रिक्शा पकड़ के चले जाओ। सर अब थोड़ा सा दूसरे घर में ले लेते हैं, आपने पूरी बातें अपनी रखी। विनोद जी, क्या आपको लगता है कि इतनी परेशानियां हैं, और जैसे रामकृपाल जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो बहुत अच्छी एनालिसिस सदी हुई रखते हैं, लेकिन नाना करते उन्होंने एक भविष्यवाणी एक तरीके से कर दी कि ये असंभव लग रहा है। असंभव शब्द अपने आप में असंभव क्या मतलब, गठबंधन असंभव लग रहा है? नहीं, 400 सीटों से पर एक उम्मीदवार उतारना असंभव लग रहा है, और इसके बिना ये रणनीति कारगर नहीं हो सकती। और जो स्विंग स्टेट्स हैं वहां पर कांग्रेस को उतना बड़ा स्टेक मिले जितने की वो अपेक्षा कर रही है, संभव नहीं दिखाई पड़ता। इस पर थोड़ा सा मैं कांग्रेस को 150 सीटों की बात कर रहा हूं कि मतलब अगर 150 सीट वो जीते, उसके लिए जो 4 ये स्टेट हैं, यहाँ पे कांग्रेस को अगर नहीं स्पेस देगी रीजनल पार्टीज, तो मुश्किल होगी कांग्रेस के लिए। और रीजनल पार्टीज स्पेस नहीं देंगी, मेरा ऐसा मानना है, देंगी लेकिन उतना नहीं जितना कांग्रेस चाह रही है। देखिए रामपाल जी मेरे बड़े हैं, मैंने इनसे सीखा है, तो मैं इनकी बात को न तो कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, मैं अपनी बात कहूंगा जो मेरी अपनी समझ है। देखिए ऐसा है कि ये बात तो सही है, बिहार में कांग्रेस बमुश्किल 6-7 सीटें ही लड़ पाएगी, क्योंकि पिछली बार भी इतनी लड़ी थी जब आरजेडी से उसका अलायंस था। इस बार तो नीतीश कुमार भी साथ में है, तो 6-7 सीटें वहां लड़ेगी। बंगाल में भी अंडर 10 ही रहेगी, 5 कांग्रेस और लेफ्ट मिला करके, अगर कोई गठबंधन जैसी सिचुएशन बनती है। हालांकि वहाँ एक दूसरा फार्मूला भी निकाला है उन्होंने। महाराष्ट्र में जरूर 3 हिस्सों में बटेगा, वहाँ 48 सीटें हैं, 16 करके लड़ेंगे, क्योंकि वो उसमें ये होगा कि एक सीट जो है, जो सीटें बीजेपी लड़ी थी शिवसेना के साथ मिलके, वो एनसीपी इनमें बटेंगी। वहाँ काफ़ी घालमेल हो गया है, तो सीटों की दिक्कत वहाँ नहीं आएगी। वो एनसीपी वाले छोड़ के उधर चले गए बहुत सारे। तो कांग्रेस का स्टेक बड़ा है, हमने पिछली बार भी बात की थी। नहीं, कांग्रेस पिछली बार जब वो 24 सीटें लड़ी थी 19 में एनसीपी के साथ मिलकर के, आधी लड़ी थी। इस बार वो 16 लड़ेंगे, वो फार्मूला निकाल लेंगे। उत्तर प्रदेश की जहाँ तक बात है, तो यूपी में अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा दिसंबर तक, क्योंकि मायावती जी के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते, उनको किधर मार्च कर दें। उनका हाथी जो है किस तरफ चल दे, तो वो हाथी पर सवार होकर के किधर भी चल दे। तो अभी यूपी के बारे में इंतजार करना पड़ेगा, मायावती किस गठबंधन अकेले देखिए एक बात याद रखिए, मायावती कभी भी चुनाव से पहले बीजेपी से गठबंधन नहीं करेंगी। वो गैर बीजेपी में तो कर सकती है, बीजेपी से अगर कोई भी गठबंधन है दोस्ती होगी तो चुनाव के बाद होगी, अगर जरूरत पड़ी तो। आपको एक छोटा सा किस्सा बताऊं, लखनऊ में एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार जो मायावती जी के बहुत करीबी थे एक जमाने में, एक तरह से एडवाइजर जैसे थे, तो मायावती जी एक बार बुला के उनसे, जब वो यूपी में चीफ मिनिस्टर थी और चुनाव का समय था, बात की, तो उन्होंने सलाह दे दी कि आप बीजेपी से गठबंधन करिए तो ठीक रहेगा। तो उन्होंने बाहर निकाल दिया, बोले अब दोबारा शक्ल मत दिखाना मुझे, क्योंकि वो बीजेपी से गठबंधन को सूट चुनाव की बात करता है। इसलिए वो या तो अकेले लड़ेंगी बीएसपी, या अगर कोई अरेंजमेंट बनता है तो इंडिया में किस रूप में आती है, तो इसे यूपी को भी देखना पड़ेगा। लेकिन वहाँ भी जो भी स्थिति बने, कांग्रेस के सामने एक समस्या है कि कांग्रेस या तो 80 सीट लड़के बमुश्किल 1-2 सीट जीत पाए, या 20 सीट लड़ करके 5 सीट जीत ले, तो ये चॉइस उसको लेनी पड़ेगी। तो इसलिए जो है ये 3 राज्यों की जहाँ तक बात है, गठबंधन की जहाँ तक बात है, जिसे कि जनता और नेता, तो ये बात सही है, कई बार नेता मिल जाते हैं
जनता नहीं आती और कई बार जनता के दबाव में भी नेता मिलते हैं। ये भी है एक दूसरा सच कि कई बार जो है जनता नेता पल्स पहचानता है कि हमारी जनता क्या चाहती है, तो ये भी एक सच है। 2019 में सपा बसपा का गठबंधन हुआ, लेकिन वो गठबंधन क्यों कारगर नहीं हो पाया, उसके सबसे बड़ा कारण उसका ये है, अब पुलवामा वगैरह तो छोड़ दीजिए, वो एक उस पर तो हम सब बात कर चुके हैं कि पुलवामा की लहर ने सारी चीज़ें बदल दी। उसमें बड़ा कारण था कि एसपी और बीएसपी किसी बड़े ग्रैंड अलायंस का हिस्सा नहीं थी। और रीजनल पार्टियों को लोकसभा में वोट तभी मिलता है ज़्यादातर जब वो बड़े ग्रैंड अलायंस का हिस्सा हो और उसके वोटर को लगे कि केंद्र में जो सत्ता बनेगी उसमें ये हमारी पार्टी भागीदार हो सकती है। इसलिए ग्रैंड अलायंस रीजनल पार्टियों के लिए बनाना जरूरी है। बीजेपी के खिलाफ अकेले लड़ेंगे तो उनका हश्र वही होगा जो ममता बनर्जी का 19 में हुआ था, या वाला प्रयोग, महाविकास आघाड़ी वाला प्रयोग उत्तर प्रदेश में हो सकता है। अभी जो सवाल रामकृपाल जी ने उठाया वो अब भी बरकरार है इन स्विंग स्टेट्स में। अभी हम सपा बसपा पर आ जाते हैं, उधर तृणमूल का बड़ा वैलिड पॉइंट लगता है कि क्या 100-150 सीटें लड़ने की स्थिति में कांग्रेस दिखती है और ये पार्टियां उसको इतनी सीटें देने की स्थिति में? 100-150 सीटें ही, टोटल सीटें ही 150 है इन स्विंग स्टेट्स में, तो 80, 40, 120, 48 और 42, तो 200 से कम सीटें, तो अकेले 150 कांग्रेस नहीं ये नहीं, इन स्विंग स्टेट की अगर बात कर रहे हैं। देखिए 48 उन्होंने देश में 150 सीट जीतने की बात, हाँ जीतने की बात, ये तो कांग्रेस का भी मकसद देश में, हाँ देश में अगर जीतने फिर देश में तो और भी राज्य है ना। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, 25 सीटें हैं, 26 सीटें गुजरात में, वो तो कांग्रेस लड़ेगी। अगर कम सीटों पर कॉम्प्रोमाइज करती है तो खोने को कुछ है नहीं, यानी कम सीटों पर यहाँ तो अगर इन स्विंग सीटों में अगर कांग्रेस सब लड़ भी ले, नहीं होगा अगर इन सब सीट मान लो कांग्रेस के मैं सब पे लड़ूंगी, बिहार की हम 40-40 लड़ेंगे और तो मिलेंगे कितनी उसको? पिछली बार 1 मिली थी यूपी में। इसलिए मैं कह रहा हूँ इन स्विंग सीट्स में कांग्रेस का स्टेक ही नहीं है। महाराष्ट्र छोड़ करके, महाराष्ट्र में 16-17 सीटों लड़ेगी, बाकी तो बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल में उसका कोई स्टेक ही नहीं है। तो यहाँ पंजाब और दिल्ली का समीकरण जमाना होगा। पंजाब और दिल्ली का समीकरण तो बन गया है। 210 सीटें हैं, तो 200-150 के लिए कांग्रेस नहीं, और अगर दिल्ली इसको जोड़ लो तो 230 के आसपास जाती है टोटल। हाँ तो 230, देखो यूपी 80 हो गई, महाराष्ट्र 231, महाराष्ट्र जो 48 है, 210 आपने बता तो दिया। हाँ नहीं वही करीब 210 में तो प्लस ही है। तो 210 सीटें जो है यहाँ पर कांग्रेस, इन 210 में तो 17 वहां की, 16 रख ली महाराष्ट्र की, और बाकी 20-25 सीटें सब मिला के रख लीजिए, तो इससे ज्यादा सीटें ना उसको मिलेंगी ना वो लड़ेगी। 50 से कम सीटों पर स्विंग स्टेट्स में लड़ती दिखाई देगी। बिल्कुल, वो तो ये जो स्टेट्स है 4 स्टेट्स की, दिल्ली और हरियाणा और पंजाब नहीं जोड़ा। पंजाब में देखिए, पंजाब में क्या है और दिल्ली में समझ लीजिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में एक संघर्ष विराम हो गया है। अब बयानबाजी दोनों तरफ से बंद है। बोल दिया गया है कि बयान नहीं देना। ट्विटर हैंडल, सोशल मीडिया सेल को अरविंद केजरीवाल जी ने बोल दिया कि कांग्रेस के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं होगी। कांग्रेस, ये पहला स्टेप होता है, दुश्मनी को दोस्ती में बदलने का पहला होता है कि रिश्ते ही रिश्ते मिल तो ले, मिले, मुलाकात हुई, कुछ बात हुई, ठीक है, बात हुई, चाय पानी हुआ, तब फिर आगे चीजें होती ये है। बड़ा इंटरेस्टिंग मोड पर ये बातचीत आ गई। गुंजा जी, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें, क्योंकि अब फिर मैं मणिपुर पर भी कुछ बात करना चाहूंगा, लेकिन आप बताएं कि आपको लगता है कि इस तरह का सीटों का समीकरण यदि इंडिया या ये जो अलायंस बना है विपक्ष का, ये बनाने में कामयाब होता है तो एनडीए के लिए ये 2019 वाला चुनाव तो नहीं दिखाई पड़ता है, और शायद उस वजह से फिर एनडीए ने अपने कुनबे को ज्यादा बड़ा दिखाने का प्रयास। सो एज फार एज 2024 इज कंसर्न, मेरे को 3 बस सबमिशंस है। पहला चीज जो मेजर स्टेक होल्डर, मैं उसी पे आती हूँ, वो है वोटर। वोटर को चाहिए एक चेहरा। अगर आप 10 साल में देखें, एंड शशि थरूर इस बारे में काफी बार बोल चुके हैं कि एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ले चुकी है हमारी डेमोक्रेसी। कौन होगा अगर मैं आज हाथी पे मोहर लगाऊंगी, साइकिल पे लगाऊंगी, कौन है मेरा, कौन है जो इस देश का नेतृत्व करेगा? दूसरी चीज, जो बाकी जो रीजनल पार्टीज हैं वो कहेंगी, जैसा कि आप लोग कह रहे थे कि मेजॉरिटी सीट्स रीजनल पार्टीज लड़ेंगी, तो मेहनत हमारा कार्यकर्ता करेगा। क्या कांग्रेस अपना ईगो इतना नीचा करेगी और कहेगी कि हाँ हम किसी और को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करेंगे? या में तो कह ही दिया है हालांकि, नहीं बाद में सीटें क्या, देखिए एक होता है प्री पोल अलायंस और पोस्ट पोल। बहुत सारी पार्टियां हैं, कोई एक दल नहीं है कि उनके ऊपर कोई गठबंधन, उनको पार्टी तोड़ने का कोई खतरा होगा। हो सकता है बाद के समीकरण कुछ और दिखाई दे। इसमें तो कौन सा घटक दल कितनी सीटें लाता है उस पर डिपेंड करेगा। नहीं, क्या हैज कांग्रेस एवर बीन अ फ्रेंड ऑफ एनीवन? नहीं। जब वो सत्ता में थे, क्या उन्होंने आरजेडी का साथ दिया? उन्होंने लालू यादव पे केस शुरू किया था। क्या उन्होंने नीतीश कुमार का साथ दिया? क्या उन्होंने वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी को छोड़ा? कांग्रेस हैज यूपीए 1, यूपीए 2, ये जो चली सक्सेसफुल सरकारें,
और उसके बाद क्या हुआ जब यूपीए 2 ढही तो नहीं, तो वही जो उन्होंने किया उसकी वजह से आई डोंट थिंक ये जो सर कह रहे थे कि ये दुश्मनी को निभाने का जो पहला स्टेप है, मुझे अभी थोड़ा डाउट है उस पे कि क्या। देखिए, आप जो बात कह रही हैं उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। नो डाउट प्रधानमंत्री मोदी का जो चेहरा है, जो उनका व्यक्तित्व बनकर आया, जो उनका एक करिश्मा, एक जादू देखने को मिलता है, वो अनमैच्ड है, उसको कोई मैच नहीं कर सकता, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब आप गठबंधन की राजनीति की बात करते हैं तो यूपीए 1 का जब प्रयोग शुरू हुआ तो सोनिया गांधी कन्वीनर होकर उनके चेहरे पर कोई वोट कर देगा, वो संयोजक बन जाएंगी, ये कोई नहीं मानता था। लेकिन यूपीए 1 के बाद यूपीए 2 भी सक्सेसफुली आया। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का चेहरा, पूर्व प्रधानमंत्री का चेहरा, इतना बड़ा चेहरा है कि उनके चेहरे पर वोट मिल जाएगा, कोई नहीं मानता था, लेकिन दोबारा सत्ता में आ गए। तो ऐसे में घटक दल या गठबंधन की राजनीति को क्या हमें हल्के में लेना चाहिए, ये प्रश्न। आई डोंट थिंक बहुत बड़ा चेहरा थे। नरेंद्र मोदी जी जो है उस समय पीछे रह गए थे, और एक बार जब लालकृष्ण आडवाणी का जोर चलता था पार्टी में तब। जी यूपीए 1 और यूपीए 2 आई डोंट थिंक इस वजह से आई थी बिकॉज सोनिया गांधी चेहरा थी या मनमोहन सिंह चेहरा था। आई थिंक उस समय द बीजेपी डिड नॉट हैव इट्स एक्ट राइट। ऑल हैंड्स वर नॉट ऑन द डेक कि नहीं, हमको ये मर के भी करके भी जीतना है चुनाव, सत्ता में आना है। आई थिंक वहां पर उस समय विपक्ष जो है वो उस हालत में नहीं था, तो इट वाज एन ऑब्वियस चॉइस आई थिंक फॉर इंडिया कि नहीं यूपीए 1। और वही स्टेबिलिटी हमने देखी जो फिर अगले 5 सालों में करप्शन का खुलासा हुआ एंड द कंट्री सेड नो। जिस राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के ऊपर आज भी चुनाव लड़ा जाता है, उसकी जमीन तैयार करने वाले लालकृष्ण आडवाणी एंड कम्युनिकेशन वाज अ फेलियर व्हिच मिस्टर मोदी हैज फिक्स्ड। ओके, तो आपको लगता है कि उनका कम्युनिकेशन, उनका बोलना इतना अच्छा रहा है कि वो जो है इन चीजों को पहुंचा भी पाए, जो वोटर कन्विंस हो गया। ओके, चाहे आप बोल पाइए या ना ठीक है। ये एक, मैं जैसा मैंने कहा कि जब आप बोल रही हैं तो मन में बहुत सारे सवाल आ जा रहे हैं, लेकिन मैंने शुरुआत आपसे की थी। एक शॉर्ट कमेंट आपका चाहूंगा। गुंजा जी ने जो बात कही है वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट दिखाई देती है, और उसको सम अप ऐसे किया जा सकता है, सब कुछ ठीक है, चेहरा नहीं है, आप मैच नहीं। चलो, एक जो अवधेश जी ने भी कहा या आप भी कह रहे थे कि एक व्यक्ति के पीछे जो है वो चलने का, या प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की जो बात कही गई, सर ने कहा एक जमघट है और एक संगठन है। जमघट नहीं कहा मैंने, गठबंधन कहा है। नहीं जमघट नहीं कहा, जमघट ये भाषा अलग है। जमघट या ठगबंधन के लिए बोलता मैं किसी गठबंधन के लिए मैं कोई डेरोगेटरी शब्द इस्तेमाल नहीं करता। नहीं, एक चेहरा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उस चेहरे की कमी विपक्ष की कमी। देखिए, इतने सारे देश में इलेक्शंस हो चुके, ये सवाल भी इतना घिसा पिटा हो गया, हमारा भी आंसर लगभग वही होता है। तो ये कोई माने प्रश्न में कोई दम नहीं, दर्शक भी सुनना नहीं चाहेंगे। मोदी के समकक्ष कोई चेहरा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हर तरह के एग्जाम्पल्स इस देश में है, बिना चेहरे के भी चुनाव जीते गए हैं, चेहरे के साथ भी जीते गए हैं। आज भी स्टेट इलेक्शंस बीजेपी बिना चेहरे के लड़ती है, जबकि देश में चेहरे से लड़ती है। कांग्रेस स्टेट में चेहरे से भी लड़ लेती है, सेंटर में नहीं होता है, मिक्स है। एग्जाम्पल तो नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री भी नहीं रहा है, नरेंद्र मोदी जैसा वो कम्युनिकेशन जो बता रहे वो भी नहीं रहा है। ये समय अलग है। इस समय जब अलग है तो हम अलग परिस्थितियों में अलग बात करेंगे। पुराने एग्जाम्पल, हम क्या इमरजेंसी की बात करें, हम इंदिरा गांधी जी से कंपेयर करें नरेंद्र मोदी को, उस समय हालात अलग। जब कोई सत्ता में आता है तो उसका कनेक्शन, उसका संवाद जनता से होता है, तभी तो सत्ता में आता है। आप इसका जवाब दें। आपको लग रहा है विपक्ष को चेहरे की जरूरत नहीं, ये कहना चाह रहे हैं आप? एक लाइन में से समझे, विश्वास ही नहीं, विपक्ष को चेहरे की जरूरत की आवश्यकता ही नहीं है। बस वही मैं कह रहा हूँ कि आप ये आवश्यकता ही नहीं। जब इंडिया बन गया तो इंडिया सबसे बड़ा चेहरा है। अब इंडिया आएगा ना, फिर इंडिया जिसको बैठा देगा वो प्रधानमंत्री आपको नाम चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी? उसके बाद देखिए, अभी एक बात महत्वपूर्ण कह रहे थे, रामकृपाल सर कह रहे थे कि कांग्रेस से लड़ करके ये दल आए हैं, इसलिए जो है कांग्रेस के साथ असहज रहेंगे। और ये बात सही है कि कांग्रेस से लड़ करके क्षेत्रीय दल आए हैं, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में उनके सामने बीजेपी है। आज उनको अपना एग्जिस्टेंस पर बीजेपी से खतरा लग रहा है, नहीं तो कोई यूं ही थोड़े गठबंधन करने चला आता है। पिछले दफा क्यों नहीं आया? अब आया, चूंकि जेपी नड्डा जी ने कह दिया कि क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व तो नहीं रहने वाला। पटना में कहा था कि विचारधारा आधारित पार्टी है बीजेपी, क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे, सिर्फ बीजेपी रहेगी, जिसके कुछ दिन बाद ही नीतीश कुमार अलग हो गए थे। हालांकि दोनों का आपस में लेना देना है नहीं है इस बयान का, उनके छोड़ने का। फिर भी आप क्या कहना चाहेंगे इस पर कि क्षेत्रीय दल धीरे धीरे कमजोर हुए? जैसे क्षेत्रीय दल मजबूत हुए जहां जहां कांग्रेस की जमीन पर वो पनपे हैं, उसी तरह से जो क्षेत्रीय दल बीजेपी के साथ रहे वो कमजोर हो गए।
नहीं, देखिए ऐसा है कि वो तो उनका आकलन है। मैं जो अभी आया है उसमें सूत्र वाक्य बोलूंगा, आपके पास समय नहीं। फर्स्ट, कांग्रेस अगर उत्तर प्रदेश में, बिहार में या पश्चिम बंगाल में बढ़ती है तो उससे यहाँ अखिलेश प्रभावित होंगे, वहां नीतीश लालू प्रभावित होंगे, वहां ममता प्रभावित होंगे। ये कभी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस आगे बढ़े। मुस्लिम वोट जहां थोड़ा शिफ्ट हुआ और दलित हुआ, सूत्र मेरा भी है तो हुआ। आप लोग तो बड़ा बोले हैं, थोड़ा सा बोल लेते। नहीं बोलिए आप। सूत्र आपका आशीर्वाद मिले, थोड़ा बोल। आशीर्वाद के रूप में दूंगा मैं। दूसरा ये मैं इनकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। दूसरा है कि अभी हम लोग सीट पर जो है बहुत जल्दीबाजी होगी अभी जाना। देखिए इस बार जो विपक्ष की जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे बात लगी है कि पहली बार विपक्ष की ओर से मल्लिका एक सधा हुआ वक्तव्य आया, उसको लोगों ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आगे हम जो समिति बनाएंगे, एक समिति तो समन्वय समिति होगी, लेकिन अलग अलग समितियां होंगी कि हम क्या बोले, क्या न बोले, किस पर स्टैंड लें और किस पर स्टैंड नहीं लें, और क्या स्टैंड लें, और ताकि क्या लें, ताकि बीजेपी को उसको भुनाने का मौका या ध्रुवीकरण का मौका नहीं मिले। तो मेरा माथा चौंका कि भाई इतनी बुद्धि आई कहां से आई है, क्योंकि ये सामान्य बात नहीं है ये। तो जाहिर है, जो मैं पहले कहा कि देश के बड़े बड़े सेफोलॉजिस्ट, बहुत थिंक टैंक्स, आइडियोलॉग, सब उसके पीछे हैं कि इनको बुद्धि और ज्ञान दे रहे हैं। अवधेश जी ने बहुत आपत्तिजनक बात बोल दी है। भाई मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कहां से बुद्धि आई, ये बात बोल रहे हैं। ये देखिए, ये बहुत गलत बात है। भाई दलित नेता के पास भी बुद्धि होती है, देखिए होती है। ये ट्विस्ट करना है। मैंने कहा कि विपक्ष अभी तक सधा हुआ वक्तव्य नहीं बोला। ये ज्ञान देने वाले कौन है पीछे से? अच्छा, तो नेताओं पर ज्ञान ही नहीं है इसका मतलब? ऐसा नहीं है यार, नहीं, सबके पास थिंक टैंक बैठेंगे तो ज्ञान तो आ ही जाएगा। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, आपने इतने जीवन में कितने नेताओं को सही रास्ता ये आप बोलेंगे तो सही रहेगा? मैंने बताया रास्ता, मैं किसी नेता को रास्ता नहीं बताता। जरूर बताते हैं ना ना ना, क्षमा कीजिएगा, नेताओं से मेरी बहुतों से मित्रता है और रामकुमार जी भी जानते हैं, मैं कभी रास्ता नहीं बताता। क्यों? नेता अपना रास्ता खुद खोजते हैं, और ना गलत फहमी है कि कोई नेता मुझसे रास्ता पूछेगा। मुझे कोई गलत फहमी नहीं है, जिस पत्रकार को होगी उसको होगी, मुझे नहीं। दलित का एंगल नहीं, छोड़िए ना, वो बात छोड़िए। आप बात क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा सूत्रवाक्य है कि इस बार जो है जो चेहरे दिख रहे हैं विपक्ष के, वही नहीं है, पीछे भी बहुत सारे चेहरे हैं वो लगे हुए। तो थिंक टैंक तो होते, प्रशांत किशोर प्रधानमंत्री मोदी के लिए बना चुके हैं। भाई आप इसको सरल ले रहे हैं। मैं कह रहा हूं प्रशांत किशोर नहीं है, वो सारी शक्तियां जो बीजेपी से जिनको लगता है कि इसको जाना, उसमें स्पष्ट बताइए ना फिर, आप कौन से नाम क्या बताए? उसमें बड़े बड़े आप वैसे बता दीजिए कि आइडियोलॉग हैं, थिंक। तो इसमें क्या बुराई है? सारे बुराई थोड़ी कह रहा हूं मैं, वो ताकत है। आप समझिए, मैं अच्छा है ना, मतलब अच्छी स्ट्रेटजी से आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, मैं दूसरे रूप में देखता हूं। उस पे आओ, अंतहीन है। नहीं, उसको माइनस करके हम केवल चेहरों को देख के इसलिए कह रहा हूं कि वो इस बार उनके पास थिंक टैंक दोनों तरफ है। तीसरा मतलब यह है कि ये लोग विपक्ष के नेताओं को, जो आज हम कह रहे हैं सीट शेयरिंग नहीं हुआ, देखिए उसकी ताकत समझिए। वो बात भी करे, अखिलेश को भी समझा रहे हैं कि तुम्हारा अस्तित्व तभी रहेगा बीजेपी के जाओ, कांग्रेस को कुछ सीटें दो। ठीक है, तो वो जो नॉन पार्टी के लोग जो पीछे लगे, आपकी बात समझ में आ गई। सूत्रवाक्य की देखिए, सूत्रवाक्य ये है कि नॉन पार्टी लोग हर तरफ होते हैं। 2014 में अमेरिका से तमाम सारे लोग मोदी जी के वार रूम में आके बैठे थे और काम कर रहे थे, नॉन पार्टी लोग थे, उनके समर्थक थे। ठीक है, अच्छी बात है। ऐसे ही इधर भी बहुत सारे समर्थक आएंगे। तो ये तो हर तरफ आते हैं, हर पार्टी के साथ आते हैं, हर जगह जो चीज़ों से पता होता है। सूत्रवाक्य जो मैं कहने जा रहा था वो ये कहने जा रहा था कि हमेशा जब हम कहते हैं कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बढ़ेगी तो आरजेडी का नुकसान होगा, ऐसा खाली मुस्लिम वोट को देख करके। अरे भाई, कांग्रेस तब बढ़ेगी, खाली मुस्लिम वोट से नहीं बढ़ेगी। कांग्रेस हिंदू वोट से भी बढ़ेगी, और हिंदू में सवर्ण वोट से बढ़ेगी, तो नुकसान बीजेपी का भी होगा। ये ध्यान रखिए आप इस बात को। इसलिए कांग्रेस के बढ़ने से खाली रीजनल पार्टी का नुकसान नहीं होगा, बीजेपी का भी उतना नुकसान होगा, क्योंकि फिर सवर्णों का भी बढ़ेगी तभी ना। खाली मुसलमान के वोट से थोड़ी बढ़ जाएगी कांग्रेस। मान लीजिए सारा मुसलमान उत्तर प्रदेश में 14% दे भी कांग्रेस को वोट, तो बाकी वोट नहीं, तो कांग्रेस कहां बढ़ेगी? इसलिए अगर कांग्रेस बढ़ेगी तो दोनों तरफ का वोट खींचेगी, ये ध्यान रखिए। इसीलिए भी विपक्षी पार्टियां कांग्रेस को सर नहीं दे रही हैं। लेकिन तो क्या बीजेपी को ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, समय जो है हमारे पास बहुत सीमित है, लेकिन आप सूत्रवाक्य आपका एक संयोजक बना लेते, नहीं एक संयोजक बना लेते, प्रवीण है ना संयोजक, अच्छा मैसेज जाता। प्रवीण है तो संयोजक हमारे और मुद्दों की कुछ बात कर लेता विपक्ष। मुंबई की बैठक में होगा ना, इसलिए जो सारा एक ही बैठक में चाहते हो, 24 तक चलाना है भाई। इंडिया की बैठक से तुलना हो रही है। एनडीए ने मुद्दे सामने रखे, एकता
दिखाया। एनडीए में सिर्फ पीएम बोले और कौन बोला? वही ना तो बात मीटिंग थोड़ी हुई, संबोधन हुआ, आप बोले। वो तो बौद्धिक हुआ। सर सर नहीं, वो सबको स्वीकार है ना साथियों, अमलेश जी, स्वीकार वो तो मजबूरी है। सबको अब स्वीकार आपके है। पास ही कुछ बोल रहे हैं। देखिए मैं एक केवल ये बता रहा हूं, मैं किसी को किसी तुलना नहीं कर रहा हूं। देखिए नौशाद बहुत अच्छे संगीतकार थे, जी लेकिन क्या एक ऐसा दौर आया जब उनको लगा कि अब मेरी जरूरत नहीं रह गई, अब मैं नहीं चल पाऊंगा। तो आज भी मैं नौशाद को मानता हूँ, खयाम को मानता हूँ, लेकिन वो पर्दे के पीछे चले गए। ऐसे ही देखिए लैंडलाइन जिसके पास आज भी है, कांग्रेस को पीछे चला नहीं जाना लैंड नौशाद एक मिनट, लैंडलाइन फोन महानगर लिमिटेड का जिसके भी घर में है, आप देखिए आवाज बहुत साफ आती है, लेकिन क्या करेंगे, वो कबाड़ी भी ले जाने वाला नहीं है उसको। तो देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि समय के साथ, वक्त के साथ आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसी चीजों को करते हैं। और हमेशा बुद्धिमानों को, भगवत शरण उपाध्याय की एक लाइन है कि मूर्खों का कर्मकांड है, संपन्नों का दर्शन, अधीन दोनों है, भ्रामक दोनों। और एक उनकी लाइन है कि आहार बुद्धिमान का हमेशा औसत आदमी रहा है। तो बुद्धिमानों के वोट से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का भी चुनाव नहीं जीता जाता। मासेस जो हैं, वो जो श्रम करती हैं, वो जो जिनके पास रियल कॉन्ट्रडिक्शन है, जो जानती हैं, जो गेहूं और फौलाद पैदा करती हैं, उनको पता होता है कि हमारा भला किस तरफ है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी होती हैं, अतीत की हो जाती हैं। वर्तमान की जो चीजें होती हैं, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप उसको अतीत कौन वर्तमान कौन। हाँ वही आप कोड वर्ड में बहुत मैं आपका की बात से सहमत हूं। अतीत जीवी नहीं होना चाहिए, न किसी दल को, न किसी व्यक्ति को, और न किसी संगठन को। अतीत से आप शिक्षा लीजिए, सीखिए, लेकिन वर्तमान की चुनौतियों का मुकाबला वर्तमान के हिसाब से करिए। बहुत सुंदर भविष्य का ध्यान रखिए। भविष्य और वर्तमान की क्या परिस्थितियां आप देखते हैं? वर्तमान में हम इंडिया बनाम एनडीए तो देख रहे हैं, लेकिन भविष्य, और ये वो भविष्य मतलब बहुत आगे की टमाटर बात 30 रुपए किलो बिक रहा है, जी। तो उसका भी ध्यान रखिए। 2024 के चुनाव में क्या मुद्दे आने वाले हैं? और आपने देखा एक दिलचस्प चर्चा है, जो खबरों के खिलाड़ी रहे उन्होंने सारी की सारी बातें अपनी रख दी हैं। इंडिया बनाम एनडीए में आप देख रहे हैं कि किस तरह का घमासान हो सकता है, सीटों की शेयरिंग हो या दूसरे मुद्दे हो, वो सारी चीजें आपके सामने रखी। आपको क्या लगता है इन दोनों में किस घटक दल को आप महत्वपूर्ण मानते हैं, या आपको आप मजबूत मानते हैं? इस पर आप अपनी राय जरूर रखें। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।